हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। क्लास 12th में बेटा आज कॉमन क्लास है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आराम से आए हम इसको स्टडी कर। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे स्फेरिकल फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, यानी गोली पृष्ठों से अपवर्तन की बात करेंगे। गोली पृष्ठ आपके अभी तक आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो होते थे दर्पण भी, और वो होते थे आपके लेंस भी। लेकिन आज हम लोग गोली पृष्ठों की जब बात करेंगे तो यह तो ना तो अभी दर्पण है, यानी ना तो मिरर है, और ना ही ये लेंस है। ये एक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, और उस स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलों को हम आज पढ़ते हैं। तो 1 मिनट का डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका एक स्फेरिकल सरफेस, यानी एक गोली पृष्ठ। लेकिन इसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन जो है वो इस दबे हुए भाग से हो रहा है। अब इस दबे हुए भाग से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एक कॉनकेव की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक अवतल पृष्ठ की कंडीशन को प्रदर्शित करके बता रहा है। अब ये जो कॉनकेव पृष्ठ सरफेस है, यानी ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ है, इस अवतल गोली पृष्ठ के लिए हम कैसे रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसेस हम पहले बात कर लेते हैं। मान लेते हैं, यानी कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, यानी अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके मीडियम का जो इंडेक्स है, यानी इसके माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n2 है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यानी मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने O रख दिया है, जो कि एयर में भी स्थित है, यानी एयर में सिचुएटेड है, और उसका मीडियम का इंडेक्स मान लिया क्या है, n1 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इमेज फॉर्म करके बनानी है, यानी इमेज फॉर्म करके बतानी है कि कहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। अब क्या करते हैं, करना छोटा सा काम है कि इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। 2 रेज हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक रे जो है इस पर इंसिडेंट कराई, जो जाकर कहाँ मिल रही है, पॉइंट ए पर। कहाँ मिल रही है, पॉइंट ए पर। अब जो पॉइंट ए है, ये n1 और n2 का क्या है, सरफेस है, यानी ये इन दोनों मीडियम्स को अलग कर रहा है, कैसा सरफेस है। तो पॉइंट ए पर जब हम देखते हैं तो ये प्रकाश किरण एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, यानी रेडर से, यानी विरल से किस में जा रही है, सघन में, यानी डेंसर में। तो हल्की सी नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी, हल्की से विलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, और इसे अगर हम पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये हमें आई पर मिल जाएगी। तो अभी हमें जिस पॉइंट पर मिल रही है वो हमारा इमेज पॉइंट हो गया, यानी आई। ठीक है, अब यहाँ पर आई की जब बात कर रहे हैं तो आई जो है इमेज है। अब हम इनके बात करेंगे कोणों की, यानी एंगल्स की। यहाँ पर बात कर रहे थे तो ये इंसिडेंट रे थी और ये अभिलंब था, इन दोनों के बीच में जो कोण बन गया वो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण आई। उसी प्रकार से ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है, तो इनके बीच में जो एंगल बन गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यानी आर। अब अगर इसे रिट्रेस करके पीछे लेकर आ रहे हैं तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, आर के। अच्छा, स्नेल का नियम हमें अप्लाई करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में जब स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि आई और आर के मान पता होने चाहिए। तो अभी आई और आर के मान आपको नहीं पता है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं, कुछ कंसीडर करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर, यानी वस्तु, प्रतिबिंब और केंद्र बिंदु O के लिए क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण जो है वो क्या कर रहे हैं, आंतरित कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख गया जो ऑब्जेक्ट यानी आई एंगल के लिए है, और आई एंगल के लिए जो त्रिभुज है वो क्या है, OAC। त्रिभुज OAC, यानी ट्राइंगल जो है वो क्या है, OAC में, इसमें एक एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण जो है वो क्या है, गामा, और इसकी जो वैल्यू होगी इसके जस्ट सामने के दोनों एंगल्स के ऐड के इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी, यानी गामा की वैल्यू जो होगी वो अल्फा प्लस आई के इक्वल होगी। किस ट्राइंगल में, जिसका नाम है OAC। तो लिखेंगे त्रिभुज OAC में गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, सो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। सेम अब हमें दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आर के लिए, जिसका नाम है IAC। दिख रहा है IAC जो ट्राइंगल है, इसमें भी एक्सटर्नल एंगल तो गामा है, लेकिन इंटरनल एंगल एक बीटा और दूसरा कौन सा है, आर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल
IAC में जो गामा है वो क्या है, बीटा प्लस आर है। मतलब यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। अब हमें I और R दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो हम कहाँ से बात करेंगे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I बाई साइन R इक्वल N2 बाई N1। एक छोटा सा बात मान लेते हैं कि स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, यानी गिवन स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल यानी छोटा है, देन साइन I इज सिमिलर टू यानी लगभग बराबर होगा किसके, I के, एंड साइन R इज सिमिलर टू R। देन मतलब तब यहीं पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो I अपॉन R इक्वल N2 बाई N1, यानी N1 इंटू I इक्वल N2 इंटू R। ठीक है, अब क्या करते हैं, I की वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या है गामा माइनस अल्फा इक्वल N2 क्या है गामा माइनस बीटा। नाउ N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल N2 गामा माइनस N2 बीटा। नाउ N1 N2 गामा को एक साइड में करेंगे तो ये आ गया N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक, अब एक छोटा सा काम और कर लिया जाए यहीं पर, इससे गामा कॉमन ले लें तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल N2 माइनस N1 क्या आ गया, गामा इक्वेशन क्या बना ले, थर्ड। ठीक है, यहाँ से देखने से आपको पता चल गया कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया है, बस अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी सी लाइन लिखते हैं, फॉर द वैल्यू of alpha, beta and gamma, we draw a normal from point A on principal axis। ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसका नाम रखा AM और हाइट मान ली क्या है h। अब ये बात समझ के रखनी है कि पहले बता दिया गया है कि जो स्फेरिकल सरफेस है बहुत छोटा है। अगर स्फेरिकल सरफेस आपका बहुत छोटा है तो ये M और P आप बिल्कुल पास होंगे, बिल्कुल समीप में होंगे। अगर समीप में होंगे तो जो डिस्टेंस हम P तक की मेज़र कर रहे हैं वो डिस्टेंस हम M तक भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें हमें अल्फा फाइंड करना है। तो यहाँ पर अल्फा फाइंड करने के लिए जो आपको ट्राइंगल मिलेगा उसका नाम होगा OMA। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OMA, यानी त्रिभुज OMA में क्या निकालना है, अल्फा। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्फा जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, tan अल्फा, एंड नाउ tan अल्फा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन u माइनस का, यानी नॉर्मल अपॉन में बेस। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं तो लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा h बाई माइनस u, h बाई में क्या आएगा माइनस का u। सेम करते हैं इन ट्राइंगल IMA में हम निकालते हैं बीटा, और बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, एंड नाउ tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस में v। सेम इन ट्राइंगल CMA, इसमें निकालेंगे तो गामा, एंड नाउ गामा इज सिमिलर टू tan गामा, एंड नाउ tan गामा इज इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन माइनस r। ठीक है, अब देखो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया एंड गामा मिल गया, देन मतलब तब N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल N2 माइनस N1, और यहाँ पर क्या है गामा। पुट द वैल्यू, नाउ N2 माइनस h बाई v माइनस N1 माइनस h बाई u इक्वल N2 माइनस N1, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस h बाई r। कॉमन क्या आ गया माइनस h, तो क्या आ गया N2 बाई v। ठीक है, माइनस में N1 बाई u इक्वल
n2 माइनस n1 बाई आर, नाउ कॉमन इज माइनस एच, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी बन गई n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में आप एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं, क्या कि n2 इक्वल n1, मतलब समझ लो n2 बाई n1 इक्वल क्या होता है n। नाउ n2 इज इक्वल टू n1 इसी में पुट कर देंगे तो मिलेगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन यू, n1 माइनस n1 बाई क्या आ गया r। नाउ n1 कॉमन लेंगे तो n बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल n माइनस 1 बाई क्या आ गया r। n1 से n1 क्या हुआ, कैंसिल। नाउ n बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल n माइनस 1 बाई क्या आ गया r। समझ में आया कि नहीं आया? और अच्छे से इसको कॉपी करो, फिर पढ़ते हैं अगला डेरिवेशन जो इसी तरह से लेंस के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, कॉपी करो इसको। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका लेंस। देखो हमने अभी जो पढ़ा था वो था स्फेरिकल सरफेस यानी गोलीय पृष्ठ। तो लेंस जो होता है वो इसी तरह के दो स्फेरिकल सरफेस को जोड़कर बनता है। ठीक है, यानी जो लेंस होता है वो पहली बात तो उसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ वो दो स्फेरिकल सरफेस को जोड़कर बनता है। यानी हम ये वही बोल सकते हैं कि उसका जो एक सरफेस हो, या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे या एक सरफेस स्फेरिकल होगा और एक सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हमें पता है कि लेंसेज जो हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। मतलब पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, यानी हिंदी में बात करते हैं तो उत्तल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव को हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है, अवतल। ठीक है, और ये दोनों ही लेंसेज जो हैं वो आपके पास 3 टाइप में बना के बताए गए। यानी पहला जो कॉन्वेक्स होगा उसे हम लोग बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे। यानी बाई कॉन्वेक्स का मतलब होगा, बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है द्विउत्तल। क्या होता है, द्विउत्तल, यानी जिसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, दोनों सरफेस उत्तल है, चाहे इधर से लाइट जाए चाहे इधर से। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस जो है वो कैसा है, प्लेन है यानी समतल है, और दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं समतलोत्तल। क्या बोलते हैं, समतलोत्तल। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली, एक कॉन्वेक्स हो गया और दूसरा कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। तो इसे बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो इसे बोलेंगे अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके लेंस हो गए। कौन सा लेंस हुआ अभी, उत्तल लेंस हुआ, यानी कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी टाइप से आपके जो अवतल लेंस की बात करेगा, यानी जो आपके लिए कॉनकेव लेंस की बात करेगा, वो भी कितने टाइप के बनाएंगे, 3 टाइप के। पहला जो होगा उसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बाई कॉनकेव। ठीक है, यानी द्विअवतल। क्या बोलेंगे, यानी इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव है। इसी टाइप से जो दूसरा बनेगा दैट इज ये है, जिसे हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। हिंदी में बात करेंगे तो समावतल, समावतल। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, एक कॉनकेव और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स, यानी इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यानी हिंदी में अगर बात करते हैं तो ये होता है उत्तलोत्तल, उत्तलावतल। क्या होता है, उत्तलावतल। ठीक है, तो आपके जो लेंसेज हैं उसके आपके टाइप पता है। लेंसेज तो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन दोनों ही लेंसेज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अब ये तीनों आप पहले कॉपी बनाइए, फिर हम पढ़ते हैं लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
चलिए, तो अगली बात कर रहे थे हम लोग लेंस के अपवर्तन के सूत्र की, जिसका डायग्राम ये बन चुका है आपके सामने। ये है एक उत्तल लेंस और इस उत्तल लेंस के लिए हमें अपवर्तन के सूत्र की गणना करनी है। तो इसका मतलब है किसी न किसी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। अब इसके रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए हम पहले लेंस के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसके मीडियम का जो इंडेक्स है वो n2 है। क्या है? n2 है। और इसको किसी ऐसे जगह पे रखा गया है जिसके दोनों तरफ के जो मीडियम्स हैं वो अलग अलग हैं। यानी एक तरफ का मीडियम मान लिया n1 है और दूसरी तरफ का क्या है? n2 है। और जो लेंस लिया है वो बहुत पतला है। क्या है? बहुत पतला है। अगर पतला है तो हम इसकी बीच की जो थिकनेस है उसको यूज नहीं करते हैं, उसे हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट O लिया है जिसको इसके प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट O पे रख लिया, ठीक। अब आपको इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बनानी है तो उसके लिए आपको इस लेंस को देखना पड़ेगा। और इस लेंस के दो सरफेसेस हैं, पहला सरफेस अब ये है और दूसरा सरफेस ये है। ऑब्जेक्ट को देख के हमने मान लिया। पहले सरफेस का कर्वेचर देखते हैं तो इससे आपको सेंटर इस तरफ नज़र आता है जिसे हमने C1 माना है, जिसकी डिस्टेंस C1 से इसके पोल P1 तक की जो है वो है R1। और दूसरा जो सरफेस है वो ये है और इसका कर्व देख के हमें पता चलता है कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा जिसे हमने C2 पे माना है। और इसकी जो रेडियस है वो हमने R2 मान ली है। ये अभी लेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन पे हम लिख सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले आपने जो ऑब्जेक्ट O रखा है उससे एक इंसिडेंट रे इस लेंस पर इंसिडेंट कराई, आपतित कराई, जो पॉइंट A पर इंसिडेंट होती है। और जैसे ही ये रे इस पर इंसिडेंट होगी हमें इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो हमने A से एक नॉर्मल ड्रॉ किया C1 के लिए, यानी C1 A N1 जो हो गया, ये क्या हो गया? इस सरफेस पर एक नॉर्मल हो गया। अब ये रे जो है वो रेयरर से, यानी N1 जो है रेयरर है, N3 जो है रेयरर है कंपैरिजन में N2 के, यानी N2 जो है वो दोनों मीडियम के लिए कैसा है? डेंसर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब ये रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो हल्की सी नॉर्मल की साइड में बेंड होगी। और बेंड होकर अगर ये दूसरे सरफेस को क्रॉस नहीं करती है, पहले सरफेस की बात करते हैं, तो ये हमें पॉइंट I पर मिलती हुई दिखाई देती है। इट्स सीम टू एट पॉइंट I डैश, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट I डैश के लिए जो इमेज है, ठीक है, वो क्या है? V डैश है। और ये इमेज अभी ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है अगर फर्स्ट सरफेस से केवल इसका रिफ्रैक्शन होता। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। क्या लिखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले की। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1/R, ठीक है। यानी N2/V की जगह क्या है? V डैश। क्या है? V डैश। एक सेकेंड, हाँ, तो बात हो रही थी इस ऑब्जेक्ट की इमेज I डैश पे बनेगी, ठीक है। तब हम बात करेंगे पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस जो हमारी इमेज फॉर्म होगी उसका फॉर्मूला सिंपल सा है N2/V डैश माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1 अपॉन में क्या आ गया? R1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे सरफेस पे। तो दूसरे सरफेस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो AB है, ठीक है। और AB है कहाँ पर? अभी एक्चुअल में N2 मीडियम में। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पर है ये? तो ये आगे जा रहे तो कहीं नहीं मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पर मिलेगी? I डैश पे। तो अगले सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है वो है V डैश। और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? वो बन रही है रिफ्रैक्शन के बाद I पर, ठीक। तो इमेज जिस मीडियम पे बन रही है वो मीडियम है N3, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम पे है वो है N2, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पर है? V डैश। तो दूसरे सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या लिखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम
सेकेंड सरफेस। जब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो n3/v माइनस n2/v डैश इक्वल n3 माइनस n2 बाई क्या आ गया r। ठीक, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। अब ये दोनों अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्शन थे तो हमें एक लेंस बनाना है तो इन दोनों रिफ्लेक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करते हैं n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n3/v माइनस में n2/v डैश इक्वल n2 माइनस n1/r1 और इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया n2 माइनस n3 बाई क्या आ गया r2। इसमें से ये क्या हुआ कैंसिल और आपको मिल गया n3/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन में क्या आ गया r1 और माइनस में आ गया n2 माइनस n3 अपॉन में क्या आ गया r2। ये कब है, ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपसे बताएगा कि दोनों तरफ के मीडियम्स कैसे हैं, अलग अलग। अब मान लो कहता है कि n1 इक्वल n3 है, यानी दोनों साइड के जो इंडेक्स हैं वो कैसे हैं, सेम है। अगर ये इंडेक्स सेम है तो जहां जहां n3 लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा n1, यानी n1/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n1 बाई क्या आ गया r2। मिलेगा भैया। अब देखो यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन मिल गया तो n1/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1 और कॉमन आ गया 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, ये एक क्लियर फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका इन दोनों मीडियम्स के लिए है। यहीं पर एक छोटी सी बात और कर सकते हैं जो हमने पिछली बार बताई थी, वी नो दैट क्या n2/n1 इक्वल क्या है n, तो n2 इक्वल क्या लिख सकते हैं nn1। ठीक है, मीन्स देन यहीं पर हम कर सकते हैं n1/v माइनस n1/u इक्वल n1 माइनस n1 और यहाँ पर क्या आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो n1 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और तब वैल्यू आएगी 1/v माइनस 1/u इक्वल क्या आ जाएगा n-1 और ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये एक रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया कब, जब आपको इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई हो। लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट। क्या पता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। उस कंडीशन पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/infinite इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तब हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इक्वेशन बना लो सारी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई आपकी फिफ्थ और ये हो गई आपकी सिक्स्थ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जरा ध्यान से देखो 5 और 6 इक्वेशन को, इनकी RHS की वैल्यू इक्वल है तो इनके LHS की भी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u, दिस इज लेंस इक्वेशन। यही आपकी लेंस की इक्वेशन है या लेंस का समीकरण है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगली जो बात है वो आती है पहले तो बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की क्षमता यानी पावर क्या होती है, किसी भी लेंस की जो फोकस लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है, उसका जो भी व्युत्क्रम होता है यानी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी किसी भी लेंस की अगर आपको पावर फाइंड करनी है
तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई? यानी क्षमता इक्वल हो जाएगा 1 बटे फोकस दूरी। क्षमता यानी P इज इक्वल टू होगा 1 बाई एफ। ये समझ के चलना है। तो अब आपसे कहता है कि कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना है। कंबाइंड फोकल लेंथ या कंबाइंड पावर फाइंड करना है जब आप दो लेंसेज को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। यानी जब आप दो लेंसों को कंबाइन करते हैं तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस ये है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस ये है, और दोनों लेंसेज को आपने बिल्कुल एक दूसरे से कंबाइन करके रखा हुआ है जैसा कि दिख रहा है। पहले लेंस को L1 माना है, दूसरे लेंस को L2 माना है, और मान लेते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो L1 है और F1 है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, F2 है। ठीक है, ये पहले का ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ये दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर C2 है। हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है O और इसको हमने पहले लेंस से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया है, जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी U। क्या होगी, U। ठीक है, अब अगर हम पहले रेस से इमेज को पहले लेंस से इमेज को फॉर्म करते हैं तो वो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हमको जिस पॉइंट पर मिलेगी, दैट इज इमेज पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, I डैश, और इसकी डिस्टेंस को भी हम मान लेंगे V डैश, जस्ट बिल्कुल पुराने वाले में डेरिवेशन। लेकिन जैसे ही ये रेज दूसरे लेंस पे पहुंचेगी और रिफ्रैक्ट होगी तो और रिफ्रैक्ट होगी और हमें जिस पॉइंट पर मिलेगी दैट इज रियल इमेज फ्रॉम C2 या फ्रॉम L2, और इसे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज जो डिस्टेंस मिलेगी आपको V। ठीक, तो यहाँ पर दोनों लेंसों से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो चुका है। पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आपको जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है वो आपकी जो है इमेज फ्रॉम फर्स्ट लेंस है। तो हम बात करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन की बात जब करेगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 बाई F1 इक्वल 1 बाई V डैश माइनस 1 बाई U। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। इसी तरह से बात करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो 1 बाई F2 इक्वल 1 बाई V माइनस में 1 बाई V डैश। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। तो यहाँ से बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को कंबाइन करना है ना, सिंगल फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इक्वल 1 बाई V डैश माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V और माइनस 1 बाई V डैश। खत्म हो गया। अब क्या बच गया, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इक्वल 1 बाई V माइनस 1 बाई U। इक्वेशन क्या हो गए, थर्ड। अब हम मान लेते हैं कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल F। तो लेट लिखेंगे यहाँ पर, लेट अस कंसीडर दैट combined focal length is capital F, then मतलब तब मान लेते हैं कि दोनों लेंसों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो क्या है, कैपिटल F है। तब 1 बाई F इक्वल 1 बाई V माइनस 1 बाई U, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से देखते हैं तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ जो है ये दोनों कैसे हैं, इनके RHS इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी 1 बाई F इक्वल 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी इन दोनों लेंसेज की कंबाइंड फोकल लेंथ। फिर आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बात आएगी वो आएगी पावर की। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट
कि अगर पहले लेंस की पावर हम अलग से निकालते तो लिखना पड़ता 1/f1, दूसरे लेंस की निकालते तो लिखना पड़ता 1/f2 और कंबाइंड फोकल लेंथ निकालते तो निकालना पड़ता P, ठीक है, यानी 1/F। ठीक, देन मतलब तब 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 है। यहाँ पर 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं, P इक्वल P1 प्लस P2। अब अगर कहता है दो से ज़्यादा लेंस हैं तो यहीं पर लिख सकते हैं मोर देन 2, यानी दो से ज़्यादा के लिए P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने लेंसेज हैं उन सबकी पावर को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में आज इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।